नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। एमपी में चुनाव हो गए और अब सबको मतगणना का इंतज़ार है, पर इस बीच में एक बात जो निकल कर आई है कि जो आदिवासी हैं वो उदासीन हैं। एक उर्दू की गज़ल है कि लोग जाले में उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। ये तो एक मोहब्बत की गज़ल थी, पर निश्चित रूप से अगर आदिवासी उदासीन है तो कोई अगर उदासीन है तो वो क्यों है और उसकी वजह क्या है। क्या इस बार मध्य प्रदेश का मतदाता तमाम लुभावने नारे, तमाम गारंटी, तमाम न्याय यात्रा के बावजूद उस तरह से उसने चुनाव में योगदान नहीं दिया या वो उस तरह से नहीं निकला जिस तरह की अपेक्षा थी, जबकि चुनाव आयोग ने जो है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आदिवासी मतदाताओं से बड़ी उम्मीद रही, लेकिन दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत भी झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन और धार में, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन क्षेत्र में सभा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इन्हें साधने की में पूरा जोर लगाया। बावजूद इसके मतदान के लिए आदिवासियों को घर से निकालने में वो सफल नहीं हो सके। आदिवासी मतदान के प्रति उदासीन रहे। मालवा निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल सीटें रतलाम, धार और खरगोन में बम्पर वोटिंग के लिए जानी जाती है। पिछले चुनाव में तीनों सीटों पर 75% से अधिक मतदान हुआ था। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार 2.8 से लेकर 3.75% तक कम मतदान हुआ। कम मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ता मोदी की गारंटी को लेकर हर आदिवासी के घर गया। आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जबकि आदिवासी मतदाता कांग्रेस से नाराज है। उधर कांग्रेस ने आदिवासी मतदाताओं के मतदान के प्रति उदासीनता को बीजेपी सरकार के कामकाज और बीजेपी के नेताओं के मुद्दे पर बात नहीं करने से मना किया। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम देखते हैं कि हमारे जो राजनेता हैं उन्होंने इस विषय पे अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। देखिए, पिछले बार की तुलना में जो इस बार मतदान हुआ है वो 71.76% मतदान हुआ है, जो पिछले बार के तुलना में 3% बेशक कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर निश्चिंत है कि उसका जो कार्यकर्ता है वो हर घर तक पहुंचा है। हर बूथ पे जो हमारा संकल्प था कि हमें 370 मतदाता बढ़ाने हैं, वो हमने संकल्प को पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है कि उसका कार्यकर्ता और उसका मतदाता बूथ तक आया है और उसने पार्टी को जो है अपना मतदान दिया है। ये चिंतनीय विषय उन पार्टियों के लिए जिन्होंने लंबे लंबे दावे तो किए लेकिन उनके मतदाता जो है वो बूथ तक नहीं आए। तो आप कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन के लिए ये बुरी खबर है, कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, सपा के लिए बुरी खबर है, बसपा के लिए बुरी खबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को लेके काफ़ी निश्चिंत है कि इस बार 400 पार 4 जून को होकर ही रहेगा। देखिए, नुकसान और फायदे से परे सबसे बड़ी बात है कि जनता का मतदान के प्रति रुझान क्यों हट रहा है, क्यों कम हो रहा है। उसका कारण है कि जनता ने देखा कि जो लोग सत्ता में मध्य प्रदेश में 20 साल से काबिज हैं, केंद्र में मोदी जी 10 साल से काबिज हैं, आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे। आप वही मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप जमीन जायदाद की बात कर रहे हैं, आप भैंसों की बात कर रहे हैं, आप मीट मटन की बात कर रहे हैं। तो जनता को लगा कि इस तरह की सरकार से अच्छा चुनाव से दूरी बनाए, इस तरह की पार्टियों से अच्छा चुनाव से दूरी बनाए। तो मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के मंदिर को इसको दूषित करने का काम किया है। मतलब चुनाव जैसी संवैधानिक संस्था जिसमें हर व्यक्ति की आस्था थी, आज मोदी जी के भाषण जो कहूंगा कि मुद्देहीन भाषण, जिनमें कहीं मुद्दे ही नहीं है, कहीं मुद्दे की अब महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजें गायब हैं इनके भाषणों से, इनके बयानों से। इसलिए जनता ने मतदान से दूरी बनाई है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे मतदान प्रतिशत गिरा है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। ठीक है, तो आदिवासी उदासीनता की जब हम बात कर रहे थे तो बात आ गई कि आदिवासी ही नहीं, टोटलिटी में मतदान का प्रतिशत गिरा है और उसके अपने अपने लोगों के कारण हैं। बीजेपी को लगता है कि वो 370 उसने जो नारा दिया था उससे मतदाता वहाँ गए हैं और कांग्रेस के लोग पीछे रहे। कांग्रेस कह रहे हैं कि इन्होंने इतने साल में कुछ किया नहीं और मुद्दों की बात नहीं करते, इसलिए मतदाता को लगता है कि हमको वोट नहीं देना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ रोशनी यादव हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ अजय सिंह यादव जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है।
और सुरेश शर्मा जी पत्रकार जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। तो रोशनी जी ये बताइए, अभी मैं आपको एक डिबेट में देख रहा था थोड़ी देर पहले, अब वो वहाँ कम मतदान और उस पर लेकर बातचीत हो रही थी एक और चैनल में, तो आप उधर पे बातचीत कर रही थी, मैं सुन रहा था। तो अब ये बताइए, ये जो कम मतदान है और ख़ास करके आदिवासी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या, इसका क्या संकेत है, ये क्या कह रहा है ये? कि अगर मैं पहले सभी को नमस्कार करना चाहूंगी, अजय भाई को भी, वरिष्ठ पत्रकार जी को, और शिवाजी जी आपको भी। और ये जो लोकतंत्र का महापर्व जिस रूप में लोगों को अपेक्षा थी, इस मध्य प्रदेश को, देश की जनता को, चूंकि ये लगातार बेरोजगार, महंगाई और व्यापार नीति, आर्थिक नीति, विकास नीति, ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से बहुत दूर रही। देखिए, हम भी ये चाहते थे कि ये चुनाव बहुत फेयर हो, मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर आप कटाक्ष करें, और जो गरीब, किसान, महिला, युवा रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों पर बात हो और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदू मुस्लिम, मांस मछली, मंगल सूत्र, आप देखें कि हंसी का विषय रहा कि मोदी जी कहते हैं तबेले से भैंस छोड़ दी जाएगी, घुसपैठिए आ जाएंगे। तो इस तरह की जो बयानबाजी, तो कहीं देश के लोगों को, प्रदेश की जनता को, और जो सबसे, जो आप ट्राइबल्स की, मालवाड़ निवाड़ की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इन लोगों को सबसे आजीविका चलाने के लिए उनको चाहिए अपनी मजदूरी का मेहनताना फिक्स, जिसमें कांग्रेस ने 400 रुपए की बात करी। उनको अपने रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए महंगाई का स्तर कम चाहिए। आज आप देखें कि 450 का सिलेंडर का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो भी उन्हें नहीं मिला। आज दाल, चीनी, नमक से लेके हर बात पे जीएसटी लगती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से वो दुखित होते हैं कि जो हमारी आजीविका हमें जिस तरीके से चलानी है, और आज भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों में ये लगातार महंगाई बढ़ी है, और जिस तरीके से आप देश में देख रहे हैं कि सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके उनको दोषी बना करके, जो सीबीआई, ईडी, कुछ भी हो, आप इंदौर का एक दृश्य देख लें, ये कहते हैं कि वो आपका खोटा सिक्का है तो नोटा क्यों चला रहे हैं। अगर वो हमारा खोटा सिक्का है और उसको दोषी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो भारतीय जनता पार्टी का आचरण तो बहुत अच्छा है। ये खुद को शिष्टाचार, अनुशासनवान कहते हैं, ये खुद को राम का भक्त कहते हैं, पर्टिकुलर ये खुद को ही सनातनी बनाते हैं, जबकि इनको सनातनी की परिभाषा ही नहीं पता होगी। लेकिन बात वही खड़ी होती कि फिर ऐसे लोगों को आप अपने दल में क्यों ज्वाइन कराते। और आपने देखा होगा कि इस चुनाव के दौर में जितने भी लोगों ने दल बदल किया है, एक पूरी साजिश के तहत साजिश रच के, और हर दल बदलने वाला व्यक्ति का वक्तव्य था कि मैं राम भक्त होने का अपना परिचय नहीं दे पा रहा हूं कांग्रेस में रह के, मैं अपने हिंदुत्व का परिचय नहीं दे पा रहा हूं। तो ये राम भक्ति पहले क्यों नहीं झलकी? सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय, आपको पता है कि लिया था कांग्रेस के समय, तब राजीव गांधी जी बाबरी का ताला खोलने गए, तब आपकी राम भक्ति कहाँ गई थी? तो ये इस तरह की जो अनावश्यक, और भगवान को भी लोगों ने राजनीति में इतना घसीटना शुरू किया, और इतना स्तर आपने देखा होगा कि अभी मीडिया में और सारे न्यूज़पेपरों में संदेश खाली का एक मैसेज निकल के आया था कि इन्होंने किस तरीके से संदेश खाली का मैसेज पूरे देश में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना घिनौना स्तर राजनीति का चुन लिया है कि साफ साफ ये लिखा कि 70 महिलाएं और उससे ज्यादा महिलाओं को 2-2 हजार रुपए के नोट दे करके इनके भाजपा के मंडल अध्यक्ष खुद इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में उनका जो है चेहरा उजागर हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने स्तर पर गिर चुकी है राजनीति में। और आप देखिए कि पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी, तो चुनाव का परसेंटेज डिक्लेयर होता है 60%। आज मुझे लगता है कि पूरे देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 10 दिन बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि 66.1% जो है पहले चरण का मतदान हुआ। तो ये तो कभी हमें देखने को नहीं मिला। अब जहां ये बात करते हैं महिला और लाडली बहनों को साधने की, तो दूसरे चरण में आप देखें कि 11% वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का कम रहा, 8% जो है पुरुषों का कम रहा, तीसरे चरण में भी लगातार कम रही, चौथे चरण में भी आपने बताया कि 3.78 समथिंग जो है वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। और अगर इस वोटिंग परसेंटेज को कम होता हुआ, ये दोनों दलों को चिंता करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि भाई इनका एक अभियान चल रहा था 370 हर बूथ पे बढ़ाने का,
तो मुझे लगता है अगर 370 बढ़ाने का प्रयास किया होता और इनके कार्यकर्ता और इनके वोटर में अगर जोश जाता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पनपता, तो मुझे लगता है ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता। लेकिन इस लड़ाई को बखूबी मतदाताओं ने लड़ा है। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये पूरा चुनाव मुद्दा विहीन रहा, जिसमें ना तो गरीब की आवाज को उठाया गया, न किसानों के हक की लड़ाई को, जो ये कहते थे कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए, आज इनके संकल्प पत्र में वो नहीं है। और अगर ये पुराना रिकॉर्ड हम देखते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके वोटर मतदान तक पहुंचे हैं, क्योंकि हम 1977 में रोशनी 50% रोशनी वोटिंग हुई जी, थी। मैं आपको जी। थोड़ा रोकूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों के दिमाग में इस तरह की बात होती है कि कोई नरप होए हमें क्या हानि। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम वोट नहीं भी देंगे या हमने वोट दिया तो हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई या हमारे को ऐसा क्या फ़ायदा हुआ। डायरेक्ट लोगों को दिखता नहीं। अभी भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को लेकर जिस तरह से एक लोगों के भीतर एक आग होनी चाहिए कि भाई हमको एक 5 साल में मौका मिला, चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश की, पार्टियों ने की, तो यदि हम इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं कि हो सकता है कि मतदाता पार्टी पॉलिटिक्स में ना पड़ के उसको जाना ही नहीं है वोट देने। ये भी तो हो सकता है, उदासीनता मतदाता की भी तो हो सकती है। देखिए, आप इंदौर का ही एक दृश्य उठा करके देख लें। वहां पे हमेशा अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ और पूरी, मुझे लगता है कि एक शहरी एरिया है, वेल एजुकेटेड पर्सन वहां रहते हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां लोकतंत्र की हत्या की है, इन्हीं की पार्टी की सुमित्रा ताई बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता है, और वो इंदौर की धरती माँ अहिल्या देवी जी के आदर्शों और विश्वास पर टिकी रहने वाली धरती है। तो सुमित्रा ताई ने भी ये कहा कि जो बुद्धिजीवी लोगों से बात हो रही थी, तो वो नोटा पे वोट देना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का चरित्र भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी, तो लोग वोट देने के लिए कैसे निकलेंगे? अगर वो खुद समझदार हैं, जो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट करें और जो है इनके साथ खड़े हों, और ये चाहते हैं कि आज इनकी अगर इंदौर में जीत होगी, तो मुझे लगता है इनको खुद पर हंसना चाहिए। अकेले खड़े होकर अगर मैदान में आप जीत लेंगे, वो बात वही होगी ना कि जंगल में शेर नाचा किसने देखा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कृत्य करती रहेगी, तो ये इस प्रकार से जनता का विश्वास खो रहा है, कि जनता को भी ये लगता है, मतदाताओं को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके और डरा धमकाकर, भय दिखा करके इस तरीके के चलिए अंजामों को थोड़ा हम अंजाम थोड़ा देते सुरेश हैं। शर्मा जी के तो पास मुझे चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं कि सुरेश जी, अभी रोशनी जी अपने एंगल से, अपनी पार्टी के एंगल से बहुत सारी चीज़ें कह रही थी। एक पत्रकार के रूप में, एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, कांग्रेस का जवाब तो बीजेपी देगी जी, और पत्रकार को आपने निष्पक्ष ही कह दिया, तो फिर उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा? फिर नहीं तो वो कोई जवाब ही एनालिसिस नहीं तो दे करेगा। सकता। इसलिए नहीं, मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूँ। पत्रकार को निष्पक्ष कह करके उसको बंधन में मत डालिए। हाँ, और पत्रकार हमेशा पत्रकारिता करता है। पर ठीक है, मैं मूल बात पर आता हूँ। हाँ, इंदौर के बारे में सबसे ज्यादा बातें हुई है। मैं रोशनी जी का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अधिकार में नहीं आता। उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए जो कहना था, खूब कहा उन्होंने। मैं इस बात को लेकर के गंभीर रूप से चिंतन में था कि इंदौर में ये जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको वापस कराया गया, उसके बाद जो है मतदान इतना कम क्यों? तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, जब मैंने पूरी पड़ताल की तो मालूम चला कि 2019 में 16,29,108 वोट डले थे। जी, आपके पास ये आंकड़ा हो। हाँ हाँ, और आज जो वोट डले हैं वो है 15,60,000 से थोड़े ऊपर। मतलब मुझे जो बताया 15,60 बताया, 15,60,000। यानी कि 69-70 हजार वोट कम डले हैं। जब प्रतिद्वंद्वी कैंडिडेट न होने के बावजूद भी इंदौर के लोगों ने मात्र 70,000 वोट कम डाले हैं 2019 की तुलना में। अब हम आंकड़ों का प्रतिशत कुछ भी ले जाएं, उसका कारण यह है कि मतदाता की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जो 2019 के बाद मतदाता जुड़े हैं वो संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आंकड़ेबाजी के इस झमेले में पड़ना चाहिए कि मतदान कम हुआ है या ज्यादा हुआ। 2-4% मतदान कम दिख रहा है, इसका तात्पर्य शुद्ध रूप से आप देखिए
2014 में मोदी लहर थी, और रोशनी जी शायद पिछली बार मेरे साथ भी डिबेट में बैठी होंगी तो उनने ये सुना होगा। जब 2014 में मतदान हुआ था तो देश में हम सब लोग ये लिखते थे मोदी लहर चल रही है, और 2019 में लहर शब्द हम लोगों ने नहीं लिखा, आपने भी नहीं बताया। हमने ये कहा कि मोदी फैक्टर हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और जो ये घटनाक्रम हुआ है आतंकवादियों वाला और उसके प्रतिक्रिया में जो हुआ है, उसके बाद लोगों ने अधिक मतदान किया है। ये एक फैक्टर था जिसके कारण यकायक जो है 2019 में मतदान। आप आकलन निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा लोकसभा की अलग अलग सीटों पर हमने देखा है 7% से लगा करके और 15% तक बढ़ोतरी हुई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बढ़ोतरी एकदम से हुई है, उसका जो है हमको अभी तुलनात्मक रूप से बनाए रखने में समस्या आई। तो समस्या क्या है, यदि हम उसको एक्चुअल में देखते हैं तो समस्या ये है कि चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर हमें नजर डालना पड़ेगी। यदि हम मध्य प्रदेश के दृष्टि से नजर डालते हैं तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी 7 बार मध्य प्रदेश आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने 139 सभाएं की हैं, और इसी प्रकार से राहुल जी ने 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के और सभा की है। प्रियंका जी एक सभा करने के लिए आई, और खड़गे जी दमोह की एक जगह ये आए, खड़गे जी आए। तो यानी कि बहुत ज्यादा कांग्रेस का प्रचार तंत्र जो है मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा हो। कमलनाथ जी ने 5 सभाएं की हैं, और दिग्विजय सिंह जी ने 14 सभाएं की हैं। जब इन सारी चीजों को तुलनात्मक रूप से देखें, आप देखिए मोहन यादव जी का आपको बता दिया मैंने, बीडी शर्मा जी ने 50 से अधिक रोड शो किए हैं। इन सब बातों को यदि जब हम देखते हैं, नड्डा जी की 9 सभाएं हुई हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, इसके पीछे जिस राजनीतिक पार्टी की तरफ से प्रचार में सक्रियता ज्यादा दिखाई गई, एक पार्टी की तरफ से कम दिखाई गई, तो इससे संतुलन मतदान का नहीं बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी ने भाजपा को वोट दिया होगा, किसी ने कांग्रेस को दिया होगा, जिसको जिसको देना दे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आपने मतदान के प्रति, प्रचार के प्रति, कैंडिडेट के प्रति जितना आकर्षण दिखाया है, उस प्रकार के मतदाता पार्टियों के निकले हैं। जी मध्य सुरेश प्रदेश जी, में एक मिनट सुरेश जी, अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, अभी रोशनी जी ने बहुत सारी बातें की, बीच में आप कहीं आपसे संपर्क कट गया था, और अभी हम शर्मा जी से बात कर रहे थे। बात यह थी कि मूल बात यही है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो अभी वोट पड़ा, वहाँ पे मतदान का परसेंटेज कम रहा। अभी सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि पार्टी की तरफ से भाजपा के बहुत सारे और कांग्रेस के आंकड़े गिना रहे थे कि किन की कितनी सभाएं हुई। तो निश्चित रूप से भाजपा की ज़्यादा सभाएं हुई, ज़्यादा रोड शो हुए, तो उनका कहना है कि उससे उतने मतदाता प्रभावित हुए और वो निकले। कांग्रेस का परफॉर्मेंस उस तरह से कम रहा, इसलिए कांग्रेस के लोग कम निकले। पर हम कांग्रेस और भाजपा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग तो किसी तरफ नहीं था, भले उस पर कई आरोप लगे, पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से मतदाता जागरूकता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कलेक्टरों ने अपने अपने लेवल पे प्रयास किया, और बहुत सारे जो एनजीओ थे उन्होंने भी कोशिश की। बावजूद इसके आदिवासी क्षेत्रों में, खास करके मध्य प्रदेश में बाकी कम रहा वो अलग बात है, पर आदिवासी क्षेत्र में अगर मतदान पिछली बार की तुलना में कम रहा, तो उसको किस तरह से अजय जी आप देखते हैं? देखिए सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर और 70% मत प्रतिशत लाने के अपने लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ी थी, और हम पूरी तरह निश्चिंत थे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 70% से अधिक मत भी पाने जा रही है, और सभी 65,000 जीत में जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बड़े बड़े दावे सुन के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता याद रखें कि 4 जून भी आएगी और उस दिन मतदान का परिणाम भी आएगा। तो उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ता इन दावों के बाद ईवीएम को कोसते हुए दिखाई ना दे, बस उसी तरह से दावे करें जिसमें 4 जून को भी कायम रह सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में थे, और हम जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने में सफल हुए। जिस तरह से मतदान प्रतिशत कुछ कम हुआ आदिवासी क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों,
तो उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। पहले 2 चरण में मतदान प्रतिशत अधिक कम था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मेहनत करी, कांग्रेस ने कहीं कुछ नहीं किया। आप कांग्रेस की कोई गतिविधि नहीं बता सकते हैं। हमारे संगठन ने मेहनत करी, जिसका परिणाम हुआ तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा, चौथे चरण में और अधिक बढ़ा। यहाँ तक कि हमारे महिला मोर्चा के पदाधिकारियों तक ने मोर्चा संभाला, जिसका परिणाम है कि चौथे चरण में देश में सर्वाधिक मतदान की स्थिति मध्य प्रदेश में रही। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन था जो जमीन में बूथ से लेके पन्ना तक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं तक पहुंच रहा था। कांग्रेस पार्टी चुनाव में कहीं भी प्रासंगिक नहीं थी और मतदान प्रतिशत कम होने का एक बड़ा कारण यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं थी। जनता जानती थी कि चुनाव परिणाम एक तरफा है, चुनाव में किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये 2-3% जो मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसका मुख्य कारण यही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीयत नहीं है। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, राहुल गांधी को कांग्रेस के सहयोगी दल कोई लीडर मानते हैं? आज मोदी जी ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो सभी सहयोगी दलों के, चाहे तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे सभी जगह के, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, सभी नेता आपको दिखाई दिए। राहुल गांधी ने रायबरेली में नॉमिनेशन भरा, क्या इंडी गठबंधन का कोई नेता दिखाई दिया आपको राहुल गांधी के साथ? कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र लेके आए, आपके न्याय पत्र को आपका गठबंधन स्वीकार नहीं करता। सभी सहयोगी दलों ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए, कोई आपके घोषणा पत्र पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ऐसे में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं कोई विकल्प नहीं है। और ये भी मतदान प्रतिशत का 2-3% कम होने का कारण है। आखिर कांग्रेस के पास अपना पुष्टिकरण का अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक तो होता ही है, तो उसमें भी उदासीनता होगी, वो भी वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल हुई है। 29 सीटें और सभी सीटों पर 70% से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। आदिवासी वर्ग के लिए जरूर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी गौरव के लिए काम किया, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे कमलापति हो, चाहे आदिवासी गौरव राजा शंकर शाह हो, सभी के लिए, चाहे कांतिया मामा हो, सभी का गौरव बढ़ाने के लिए काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासियों को हमेशा ठगा। इसलिए मालवा निमाड़ के नेता जमुना देवी और शिवभानु सोलंकी को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया और उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र का ये आदिवासी क्षेत्र था। जमुना देवी तो कहती थी कि दिग्विजय सिंह की चाकरी में मैं जल रही हूँ, चिमनी में दिग्विजय सिंह से इतनी प्रताड़ित थी। शिवभानु सोलंकी जैसे बड़े नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 1980 का आप इतिहास पूछे, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जानते होंगे किस तरह से अरविंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और शिवभानु सोलंकी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आज तक 50 सालों की कांग्रेस की सरकार में कभी कोई आदिवासी दलित और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं रहा। 20 साल में 4 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए। तो अंतर स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में कहीं नहीं थी। कांग्रेस के नेता केवल और केवल खानापूर्ति का चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, कोई प्रचार में दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी एक आध सभा के लिए आए तो वहां भी उनके हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म करवा दिया जीतू पटवारी ने। अपने स्वयं के गृह जिले में जीतू पटवारी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाए। तो मिश्रा जी, मैं आपको एक तथ्य बताऊं तो पिछले चुनाव में जहां 8 सीटें भाजपा जीती, लोकसभा में 5 लाख से जीती, महापौर हम 3 लाख से जीते। कांग्रेस के पिछले चुनाव के लोकसभा के उम्मीदवार पंकज संघवी भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। यहाँ तक कि पिछले चुनाव के विधानसभा के 8 में से 4 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कांग्रेस का ऐसा दिवालियापन जहाँ होगा तो मतदाता कौन वोट देना चाहेगा कांग्रेस पार्टी को? ठीक है अजय जी, कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो गई इस चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बची कुची दिवालिया नहीं हुई थी तो वो आप लोगों ने उसको दिवालिया घोषित करा के ही आप लोग जो है दम लेने के चक्कर में हैं। अगर इतने ही मुझे कहना है पंकज संघवी हो, चाहे बम हो, या आप इतनी बड़ी जीत से जीत रहे थे, तो डेमोक्रेसी में ये बात भी लोग बार बार कर रहे हैं। वो आप कुछ भी कहें कि कांग्रेस के पास लोग आपके पास आए, आपने लगातार लोगों को लेने का सिलसिला जारी रखा, जिससे लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी के भीतर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई अब पूरे कांग्रेसियों को इधर भर दोगे तो हमारा क्या होगा, इतना दरवाज़ा आपने खोल दिया। खैर, बहरहाल रोशनी जी, अभी अजय जी ने बहुत सारे बात उठाई है,
और जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लोगों की अपनी उदासीनता कांग्रेस की, बीजेपी को तो जितना करना था बीजेपी ने उतना किया और बीजेपी 70% जो है मत लेकर आगे आएगी। जी देखिए, बहुत सारी इन्होंने बातें रखी हैं। मैं तो सीधी सी बात ये जानती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई डर भय नहीं था, तो ये जो जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके लोगों को अपने दल बल से, और अभी जो इनकी सभाओं की बात आ रही है, तो आपने देखा होगा कि कई इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं कि किस तरीके से 100-100 रुपए देके सारे सरकारी ऑफिसर्स को ये अपनी चुनावी रैली में लगा देते हैं, चाहे वो सचिव हो, जीआरएस हो, पटवारी हो, चाहे उस जिले का कलेक्टर हो, सभी को ये एक आदेश और फरमान देते हैं कि आप बस भर के लाइए, और 100-100 रुपए उनको खाने के लिए भी नहीं देते। तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का तो ये हाल रहा रोशनी जी, कि आप उस बड़े चैनल पे इस तरह पूरे के प्रशासन जवाब का क्या नहीं देना चाहिए। दुरुपयोग बताइए, आपकी करके पार्टी और ने उसका कहा है इस्तेमाल कि करके जो है अपनी किसी जो मामले में है किसी केस तरह से सजाते पैसे हैं। देकर कोई तो झूठ जुटाई मुझे गई, लगता है इस आज भी तरह ये के आदिवासियों के गैर सम्मान की जिम्मेदारी बात कर रहे नहीं हैं। देना आप चाहिए। देखिए अगर कि आप इन्होंने इस बात राष्ट्रपति मुर्मू जी को रोशनी जी, बनाया, रोशनी पूरा जी, चुनाव आदिवासी रोशनी जी, अजय जी जो बात कह रहे हैं, एक गंभीर आप आरोप लगा रही हैं कि जो सरकारी मशीनरी है उससे उसको फरमान जारी किया गया। तो चुनाव आयोग तो ये देखता है ना कि सरकारी मशीनरी जो है वो चुनाव के समय न केवल निष्पक्ष रहे बल्कि निष्पक्ष दिखे। यदि आप कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को फरमान जारी हुआ और इनसे कहा गया कि आप लोगों को लेकर आएँ और उनको 100-100 रुपये खाने के दिए गए, तो यदि आप ये कह रही हैं तो आपके पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण है क्या? देखिए, बिल्कुल इसके पुख्ता प्रमाण है। आप देखिए कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, सारे जिलों में लिखित रिटन लेटर दिया गया मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि सभी को जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम करवाने हर मंदिरों में। ये जिला ऑफिसर्स के काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। तो आप कोई भी भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करती है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, उसको प्रशासनिक स्वरूप दे दिया जाता है और उसका दुरुपयोग करके आप पंचायत से लेके मैं सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, हर स्तर के आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि किस तरीके से जो है अधिकारियों को इन्वॉल्व किया जाता है और सारे कार्यक्रमों की साज सज्जा लगाई जाती है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री की जो फूल माला भी बनती है उसका जो है पेमेंट भी अधिकारी पेमेंट भुगतान करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहना चाहिए। और आप चंडीगढ़ का चुनाव ही देख लें, किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है बैलेट पेपर को इनवैलिड कर दिया गया था। आज पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और धर्म के मुद्दे पर खुले आम बोलती है। क्या चुनाव आयोग में ये नियम और कायदा नहीं है कि कोई भी धर्म या जाति के नाम पर वोट मांग नहीं सकता, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई होती है? तो ये सवाल उठता है, ये सवाल खड़ा होता है और पूरा देश और जनता देखती है। और देखिए, कभी कांग्रेस जातियों के नाम पर राजनीति नहीं करती है। ये आदिवासी मुर्मू जी को इन्होंने सम्मान का पद दिया। और अजय जी, आप दोनों का एक मिनट रोक रहा हूँ। रोशनी जी और अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। रोशनी जी, थोड़ा मेरी बात सुनिएगा प्लीज। जो अजय जी कह रहे हैं, जो मैं भी कह सकता हूँ कि एक होता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कोई काम कर रहा है, और एक होता है कि जब आचार संहिता नहीं लगी है और जिसकी भी सत्ता है तो वो अपनी सत्ता में जो उसकी प्राथमिकताएं होती है उस काम के लिए वो प्रशासन को बोलता है और कहता है कि आप ये व्यवस्थाएं करो। ये एक सरकारी कामकाज का अपना तौर तरीका है। अब हो सकता है उसको आपसे आपत्ति हो कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर सरकार की प्रायोरिटी में है कि वो लोगों की ड्यूटी लगाती है और आदेश जारी करती है। तो अगर चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी ने बीजेपी का प्रचार किया हो या उसके लिए भीड़ जुटाई हो तो उस पर कार्रवाई होगी। पर अगर आप बात करें कि चुनाव घोषणा के पहले ये मंदिर के लिए ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो तो अभी चुनाव खत्म होगा फिर वही करेंगे, क्योंकि जो सरकार की प्राथमिकता होगी, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारें कोई हो, सरकारों की अपनी प्राथमिकता होती है, लोगों को आदेशित करती है। तो एक सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेश जी। नहीं, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैं भी आया हूँ तो थोड़ी देर मुझे भी प्लीज शामिल रखिए चर्चा में। पर मैं दो बातें ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि देश का जो चुनाव है वो आजादी के बाद से ही धार्मिक आधार पर होता रहा है,
ये आकलन करना बिल्कुल गलत है। ये जरूर है कि अभी बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे पहले अल्पसंख्यकवाद की चलती थी। हमने खूब कवर किया है और आपने भी, सुभाष मिश्रा जी, कवर किया होगा। जब हम ये देखते थे कि जामा मस्जिद से फतवा जारी होता था और उसके बाद जो है मतदान होता था, ये सब ने देखा है, हमने खूब कवरेज की है। आज की स्थिति ये बदल गई है कि अब बहुसंख्यक समाज की समझ में आ गया, इसलिए बहुसंख्यक समाज के वोटों का मामला आ गया, इसलिए राम मंदिर के बारे में राजी नाराजगी की बात होती है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न उठा है, बहुत गंभीर बात, हम भी इससे सहमत हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जातिगत जनगणना की बात जो है यदि कांग्रेस करे और फिर ये कहे कि जातिगत बात चुनाव में नहीं आना चाहिए, तो दोनों बातें नहीं। आप एक स्टैंड क्लियर करिए, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो जातियों का उभार स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा उठा दिया गया है। दूसरा भी प्रतिक्रिया में आपको याद होगा, अटल जी और ज्योति बसु जी के बीच का एक संवाद है, हम सब लोगों को मालूम है जो मीडिया में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, धार्मिक व्यवस्थाएं, ये सब जो है दुधारी तलवार के समान होती हैं। कोई भी एक तरफ काटने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिक दूसरी तरफ कट जाएगी। तो आज जो है यदि बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स प्रारंभ हुई है तो इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच गई है। आज भी हम वही देख रहे हैं। धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है जो संविधान के अंदर मान्य नहीं है, और फिर ये कहें कि राम मंदिर के निर्माण के समय जो है लोगों को क्यों नहीं भेजा गया। राम मंदिर निर्माण जो है वो भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में शुरू दिन से है, जब से ही इसका मुद्दा उठा है। इसलिए ये बातें ऐसी हैं जिनसे जनता के अंदर पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं नहीं आती। मेरा केवल आप दोनों मित्रों से निवेदन है कि उन बातों को कहें जिनसे जनता में संदेश जाए और जनता इसको ये समझ में आए कि मतदान कम क्यों हुआ है। इसलिए इन बातों का कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। मुझे केवल इतना ही कहना है, ठीक ज्यादा है। रोशनी जी कुछ कह रही थी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, ये सब बातें चूंकि आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा फोकस इधर भी करना चाहिए थे कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही नेताओं पे या अन्य दलों के नेताओं पे आरोप लगाती है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपने फला फला घोटाला किया है। अजीत पवार को ही देख लीजिए, कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उनके सारे मुकदमे, सारे एफआईआर सब समाप्त हो जाती, सारे मामले निरस्त हो जाते हैं। तो ये कौन सा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाती है? उनके कौन सा मामला कहती है समाप्त हो कि मैं गया, राम मंदिर कौन को सा मामला चर्चा समाप्त हो गया, ये क्या गलत बात राम नहीं जी करना के चाहिए। जो उद्देश्य है, एक डिबेट में मुझे लगता है ये जनता चलिए, मुझे लगता है कि हम चले थे, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, खत्म हो गया, उनको तो नोटिस आ गया। जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। दरअसल हम बात कर रहे थे कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के मतदान क्यों कम हुआ। हम फिर वो घूम फिर के जो है हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें ये बात तय है कि अगर उन लोगों को पार्टी में ज्वाइन किया है तो उनके मुकदमे ख़त्म हुए कि नहीं हुए, इस पर हमको एक पूरा शोध परख चीज़ें निकालनी पड़ेगी। बहरहाल हम इस बात पे फोकस कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो मतदान हुआ है और आदिवासी क्षेत्रों में जो मतदान कम हुआ है उसकी क्या वजह है। आप लोगों ने जैसे जैसे भी हुआ आपने उसके पक्ष रखे, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।